मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 12 अक्टूबर। क्लास 10th के लिए विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 43। तो आज आपकी वर्कशीट में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों करते हैं, कैटेगराइज क्यों करते हैं उनको अलग अलग। ठीक है, हमारे जो आसपास के जो पदार्थ हैं वो तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। तीन चीज़ों में मिलते हैं, तत्व, मिश्रण और यौगिक। तत्व मतलब सिंगल, मिश्रण दो का मिश्रण, यौगिक बहुत सारे। ठीक है, तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तत्व में सिर्फ एक ही प्रकार के अणु होते हैं और ये मिश्रण और यौगिक में बहुत सारे अलग अलग तरह के अणु होते हैं। उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अभी तक हमारे पास 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 98 जो है वो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। चलिए, वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उन्हें वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले हमें जो ज्ञान था, जो तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया कि कौन सी धातु और कौन सी अधातु है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे तत्वों और उनके गुणों धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया तो हमने उन्हें कैटेगराइज वर्गीकृत करने की और कोशिश की। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आए डोबेराइनर के त्रिक। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक जर्मन विशेषज्ञ थे, उन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक जगह डाल दिया। ठीक है, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लाइन से लगाया गया तो जो तीन तत्वों के समूह प्राप्त हुए उन्हें त्रिक कहा गया। तीन तत्वों के, जैसे देखिए इधर लिथियम, सोडियम, ठीक है, ये ऐसे हो गया पोटेशियम, ये तीन का बना दिया, ये तीन का, इसको त्रिक बोला गया। ठीक है, जिसे त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के माध्य होता है। ये देखिए, आपको ये लाइन समझनी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो त्रिक है, ठीक है, इसमें फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का जो भार होगा, आपका परमाणु भार जो होगा, उन दोनों का जो एवरेज निकलेगा, एवरेज मतलब माध्य जो निकलेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों को हम जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा इसका परमाणु भार मिलेगा। ठीक है, उन्होंने ये कहा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिया है, तो फिर यहाँ पे देखिए लिथियम का 6.9 होता है और पोटेशियम का 23 और सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अब मैं इसको और इसको अगर मैं ऐड करती हूँ, 6.9 और 39 को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरा आंसर 22.95 के अराउंड आना चाहिए। ठीक है, 22.95 औसत आया। अब जो ये हमारे बीच वाले का भार होना चाहिए, तो सोडियम का हमारा भार कितना था, सोडियम का देखिए 23 और मेरा आंसर कितना है 22.95, तो 23 के अप्रॉक्स है। तो मतलब उनका यही कहना था कि हम इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे, इन दोनों का औसत निकालेंगे तो वो जो बीच वाला एटम है, हमारा बीच वाला जो परमाणु है, उसका परमाणु भार निकलेगा। ठीक है, जो इसके बाद उनकी कुछ लिमिटेशन थी, सीमाएं भी थी, कुछ मतलब कुछ गड़बड़ भी था। तो क्या था, उस समय तक ज्ञान तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, मतलब 3 ही उन्हें ऐसे त्रिक मिले, सिर्फ ये देखिए 3 ही। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने का यह पद्धति सफल नहीं हो पाई। फिर आए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत क्या था, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते क्रम भार में, इन्होंने भी क्या किया, बढ़ते हुए क्रम भार में व्यवस्थित कर दिया। पर इन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण है वो पहले तत्व के समान है, जो 8वां और पहला एक जैसा है। ठीक है, इनकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई। इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, अष्टक का सिद्धांत। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो अष्टक हो गया। जैसे लिथियम और सोडियम जो है वो उसके इन्होंने क्या किए, गुण समान है। ठीक है, यहाँ इसलिए लिथियम और सोडियम को साथ में रख दिया। इनकी भी लेकिन कुछ सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है जो हल्के तत्व थे, उसके बाद है उससे पहले वालों के लिए नहीं। नए तत्व अगर आते हैं तो उस सारणी में मिल नहीं पा रहे थे कि हम उन्हें भाई कहाँ एडजस्ट करें, कहाँ रखें, और इन्होंने क्या किया, 2 तत्वों को भी एक साथ रख दिया। ये देखिए, यहाँ कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा है, यहाँ भी एक साथ रखा है। ठीक है, जबकि उनमें उनके जो गुण धर्म थे उनमें कोई भी समानता नहीं थी, फिर भी उनको एक साथ रख दिया, तो इसलिए ये सिस्टम भी फेल हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों पड़ी, इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट का आंसर, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनका वर्गीकृत किया गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखे जो डोबेराइनर के त्रिक को दर्शाते हैं। तो आप यहाँ से कोई से भी 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन,
न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया। ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है। उसने क्षितिज मतलब ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल में नहीं किया था, उसने वर्टिकल में किया था। ठीक है, वर्टिकल को अब पता नहीं बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, वर्टिकली आप लिख लीजिएगा, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। फोर्थ, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं। तो यहाँ से देखिए ये 3 सीमाएं दे रखी हैं, आप यहाँ से इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है। फिफ्थ, क्या नीचे दिए गए तत्वों को के समूह डोबेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? देखिए ये तो बहुत ईजी है। उसने क्या कहा था, फर्स्ट और लास्ट का जो परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान जो है उसका जो औसत आएगा वो तीसरे के बराबर आएगा। तो सोडियम Na और Cl का देखते हैं। Na का आपका कितना है 23 और आपके लास्ट वाले Cl का कितना है 35। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 2 से भाग कीजिए, औसत निकालना। तो बेटे 58/2 आएगा, आंसर आएगा 29। तो यानी कि बीच वाले का आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होना चाहिए 29। सिलिकॉन का देखिए यहाँ पे कितना है 28। तो ये तो बहुत दूर है, ये मैच नहीं खा रहा, तो हम इसको नहीं कर सकते। सेकंड देखते हैं, बेरियम और कैल्शियम का देखते हैं। Be9 प्लस कैल्शियम का कितना है Ca का 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 49/2। इसको जब भाग करेंगे 24.5 आएगा। ठीक है, तो बीच में क्या है मैग्नीशियम का कितना दिया 24। तो 24 और 24.5 तो अप्रॉक्स है, तो हम इसको कर सकते हैं वर्गीकृत। ठीक है, फर्स्ट वाले को आप नहीं कर सकते, सेकेंड वाले को हम कर सकते हैं। आप ऐसे प्लस करके औसत निकाल के दिखा दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।